Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by अर्चना विश्वकर्मा. Now it's me signing in. आपको पता है कि हम कोर्स 4 पे काफ़ी सारा काम कर रहे हैं और कर चुके हैं, ठीक ना. कोर्स 4 इट मीन्स लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम B.Ed फर्स्ट ईयर. अगर आपने कोर्स 4 की प्लेलिस्ट नहीं सर्च की है तो आप यूट्यूब पर जाकर ईजी वे में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम प्लेलिस्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा के नाम से सर्च कर सकते हैं. आपको टॉपिक्स ईजी वे में मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. और मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस में हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया हुआ है पूरा. यूनिट फर्स्ट जो भी था आपका लैंग्वेज पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक ना, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ा है रिगार्डिंग द लैंग्वेज. इसके अलावा हमने 3 भाषा सूत्र पढ़ा है कि किसने दिया है, ठीक. इसके अलावा डिबेट्स पढ़ा है, कॉलोनिकल डिबेट्स ऑन स्कूल लैंग्वेज पॉलिसीज. तो इस तरह के टॉपिक्स को हमने खत्म किया है. उसके अलावा हमारा जो सेकेंड यूनिट था हमने उसको भी स्टार्ट कर दिया था. उसके भी वीडियोज पड़े हुए हैं. लिसनिंग स्किल है ना, लिसनिंग स्किल यानी कि सुनने का क्या कौशल है, श्रवण कौशल, उस पर पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा. श्रवण कौशल में क्या टाइप्स होते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस क्या है, टीचर का रोल क्या है रिगार्डिंग द लिसनिंग स्किल. तो बहुत सारे टॉपिक्स में हमने बात की हुई है. उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, तभी आपके आगे के कंटेंट, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ने में, क्योंकि देखिए ये जो कोर्स है वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कंटेंट पे बेस्ड है. और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा चीज़ों को लेकर, तब तक आप आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यूएशन में नहीं कर पाएंगे. तो बेसिकली मैंने आपको यही बताया था कि सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. जो हम ये LSRW पढ़ते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये ना सब में डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक. और देखिए ये चारों स्किल क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. और अगर हम बात करते तो लिसनिंग स्किल भी है, तो क्या है वो एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल है. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्पीकिंग स्किल की, तो स्पीकिंग स्किल भी क्या है, स्पीकिंग स्किल एज अ कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है. तो हमारा जो वीडियो है स्पीकिंग स्किल के रिगार्डिंग, हमने इससे पहले वाले वीडियो में स्पीकिंग स्किल का मीनिंग पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है. इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंस क्या है स्पीकिंग स्किल्स की ये भी पढ़ा है. फिर इसके अलावा हम अपनी स्पीकिंग स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी पढ़े हैं. मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट्स भी वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं. तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक ना. अदरवाइज तो मे भी कुछ डाउट हो सकता है. फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं पूरा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ. तो आज का जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीकिंग स्किल है, यानी कि आपकी बोलने के कौशल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, यानी कि स्पीकिंग स्किल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं. इसके अलावा आप पूछ सकते हैं, ये भी एडवांटेज भी बोल सकते हैं ना, कि एडवांटेजेस ऑफ स्पीकिंग स्किल क्या हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीकिंग स्किल क्या हो सकता है. तो शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर आता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीकिंग स्किल, ठीक ना. तो आप बता दीजिएगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं स्पीकिंग स्किल पे. देखिएगा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली देखिए आपको पता है ना, बोलना स्किल कौशल. तो देखिए टीचर का काम क्या होता है, टीचर एक प्रॉपर प्रैक्टिस करवाता है बच्चों के अंदर स्पीकिंग स्किल को डेवलपमेंट कराने के लिए, ठीक ना. बच्चों का क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन बहुत गड़बड़ होता है, तो टीचर क्या करता है, उनको वो प्रैक्टिस करवाता है बुलवा कर, और बच्चे धीरे धीरे बोल कर प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो वो अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा करने लगते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी हैं टीचिंग की, स्पीकिंग स्किल की. स्टार्ट करते हैं. बेसिकली देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे दे रखा है यूज ऑफ वॉइस. यूज ऑफ वॉइस इन द सेंस कि आवाज को कैसे यूज करना है. अब आपकी जो आवाज है उसको स्पीकिंग स्किल के लिए कैसे यूज करना है. तो द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पॉज दैट कन्वे मीनिंग एंड एटीट्यूड. देखिए वॉइस को कैसे यूज करते हैं हम, कैसे आपको वॉइस कैसे यूज करनी चाहिए स्पीकिंग. जब भी आप बोलेंगे, कोई इंफॉर्मेशन देंगे तो आप पॉज लगाएंगे, है ना. आप अपनी बात को बिल्कुल सरल भाषा में कहिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहिए, ताकि सामने वाले को क्या हो, वो इंफॉर्मेशन कन्वे हो सके, और उस इंफॉर्मेशन को वो जब वो आप बोल रहे हो, वो सुन रहा है, तो उसको समझ में आ सके, उसका एटीट्यूड समझ में आ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हो. इट मीन्स कि आपको कहाँ पे पॉज लगाना है, आपको कहाँ पे रुकना है, और आपको कैसे प्रोनाउंसिएशन देना है, वॉइस को कैसे यूज करना है, कहाँ पिच हाई रखनी है, कहाँ पिच लो रखनी है. इससे रिलेटेड चीजें आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो आवाज का उतार चढ़ाव है आपको वो भी पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे कैसी आवाज यूज करनी है. और सबसे बड़ी बात तो देखिए आपका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण अच्छा होना चाहिए. पॉज लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आपने टॉपिक उठा लिया आप मतलब कंटिन्यू बोलते चले जा रहे हैं, ना कहीं पॉज है, ना कहीं स्टॉप है, ना कहीं फ्रेमिंग है. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ. दूसरा है वॉल्यूम. वॉल्यूम इट मीन्स आपकी आवाज समझ रहे हैं ना, वॉल्यूम मतलब आवाज. तो वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ सिचुएशन. जो आपकी आवाज़ है वो डिपेंड करती है कि आपकी सिचुएशन की रिक्वायरमेंट क्या है या सिचुएशन की आवश्यकता क्या है. पर्पस एंड ऑडियंस, ठीक ना. देयर आर ऑल्सो टाइम्स व्हेन क्वाइट voices are necessary
सच एज अ वर्किंग इन द लाइब्रेरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग का वॉल्यूम बहुत ही हाई होता है, कुछ लोग का वॉल्यूम स्लो होता है थोड़ा सा, तो कुछ लोग ऐसे उनकी आवाज़ यानी कि उनका जो आवाज़ है, उनका जो साउंड है वो हाई होता है। यानी कि किसी का हाई वॉल्यूम सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि सामने वाला तो गुस्से में बात कर रहा है, ठीक ना। और कोई क्या होता है, कोई स्लो बोलता है तो आप बोलते हो सामने वाला तो बहुत सैड है, लगता है दुखी है, इसलिए इस तरह की बात। तो आपको अपने आवाज में तरमत रखनी है, यानी कि क्या रखनी है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपको बहुत हाई वॉल्यूम में भी बात नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो तो बिल्कुल मतलब ऐसे बोल रहे हो जैसे सामने वाले को पत्थर मार रहे हो, ठीक ना। आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में बात कर रहे हो। कुछ लोग होता है ना, कुछ लोग का वॉल्यूम टोन बहुत हाई होता है तो वो बिल्कुल लगता है कि उनका बीपी बढ़ गया है और ये बेवजह चिल्ला रहे हो, तो ये वॉल्यूम होता है। तो आपको जो अपना वॉल्यूम है ना वो सही चीज़ों के लिए यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप फालतू चीज़ों के लिए यूज़ करें। यानी कि आप थोड़ा सा मीठा बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बहुत चिल्लाकर अपनी बात को सामने वाले को समझाने की कोशिश करें। तो आप मधुर बोल सकते हो। और देखिए आप अगर अच्छा बोलेंगे, आपका वॉल्यूम अच्छा रहेगा, आपको बहुत हाई वॉल्यूम में बात करने की जरूरत ही नहीं है। गुस्सा करने की क्या जरूरत है। कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी बात को बहुत गुस्से में बोल देते हैं या उनका वॉल्यूम ही बहुत हाई होता है, तो हमारे अंदर उनको सुनकर क्या लगेगा कि यार ये तो बहुत गुस्से वाला इंसान है, इससे दोबारा बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है आपको बहुत स्वीट रहना है, सिंपल रहना है, मधुर रहना है। और देखिए आप स्वीट एंड सिंपल तरीके से बोलेंगे ना तो सामने वाला व्यक्ति क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी से और बोलने की स्किल से क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। और इसके अलावा वो आपसे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इंप्रेस होगा, ठीक। तो इन तरह की चीज़ों को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए कोई अगर हमसे बहुत प्यार से बात करता है, मीठे शब्दों में बात करता है, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा बनी रहती है कि यार इसकी तो वॉइस बहुत अच्छी, बहुत अच्छा नेचर है इसका, बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत हम्बल पर्सन है। तो इस तरीके की चीज़ों को भी ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो लाइब्रेरी में क्या होता है, साइलेंस होता है, वहाँ पे आपको आवाज़ अलाउ नहीं होता है। और अगर आप आवाज़ करते हैं तो आपको लाइब्रेरियन पनिशमेंट भी दे सकता है, ठीक ना। और दूसरी चीज़, लाइब्रेरी में इतने सारे लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे साइलेंट रूम होता है, रीडिंग रूम होता है, ठीक ना। आपको साइलेंटली सारी चीज़ें रीडिंग करनी होती है। तो अगर आप बहुत तेज आवाज़ में बात करेंगे तो क्या होगा, उसको पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन होगा, उसको पढ़ने में कन्फ्यूजन होगा और उसका माइंड कहीं और डाइवर्ट होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3 है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, देखो परिचय। इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स द चेंजेस इन स्पीच। A downwards intonation indicates that a message is complete, while an upward intonation indicates a question। देखिए इंट्रोडक्शन तो बहुत नेसेसरी है स्पीकिंग स्किल के लिए। कैसे, देखिए हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट टॉपिक का कंक्लूजन तो नहीं पढ़ाते हैं, डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं पढ़ाते ना। टॉपिक का सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, अगर किसी भी मतलब आप जनरल टॉपिक की बात करें, हम जनरल लेसन की भी बात करें तो क्या सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले टॉपिक का क्या देते हैं, परिचय देते हैं। परिचय देने के बाद हम कहाँ पे आ गए, हम परिचय देने के बाद अपना मीनिंग बताते हैं, फिर उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, फिर डेफिनेशन बताते हैं, फिर जाके कहीं हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हम अगर अपने क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में जाते हैं, फर्स्ट क्लास होती है हमारी, तो हम बच्चों को क्या करते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपना पता बताते हैं और हम ये बताते हैं कि हमारी ये क्वालिफिकेशन है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ और आपको मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक ना, इंट्रोडक्शन में। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंजेस इन स्पीच। और आपका जो अपना इंट्रोडक्शन दें तो आप अपनी स्पीच को ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं है कि आपको एक ही फ्लो में बोलते चले जाना है। आपको अपने उतार चढ़ाव यानी आपके डाउनवर्ड इंटोनेशन और अपवर्ड इंटोनेशन यानी कि उतार चढ़ाव, जो आपका फ्लो है, जो आपका फॉल है, जो आपका अप है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब सामने वाला ये तो समझ सके कि आप कहना क्या चाहते हो, आप उसे क्या मैसेज देना चाहते हो, ताकि वो आपके मैसेज को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक ना। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंस ध्यान नहीं दोगे इंटोनेशन का या स्ट्रेस का, तो क्या होगा, वो सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आएगी और वहाँ पे एक क्वेश्चन होगा। तो इसलिए आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, चाहे वो टॉपिक हो क्लासरूम में कोई भी और चाहे आपका खुद का परिचय हो। तो इंट्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पीकिंग स्किल। इट इज अ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द स्पीकिंग स्किल, यू हैव टू मेंशन इट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पिच। पिच का मतलब क्या होता है, पिच क्या होती है ना, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होती है कुछ इमोशनल टाइप की चीज़ें। जैसे पिच ऑटोमेटिकली डेवलप होती है ड्यू टू द इमोशनल चेंजेस, है ना। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत मतलब एंगर होते हैं तो उनकी पिच क्या होगी, उनकी पिच बहुत हाई होगी, मतलब उनका टोन बहुत हाई निकलेगा। तो वो जब वो गुस्सा होंगे तो जाहिर सी बात है कि आवाज़ बहुत तेज़ निकलेगी, बहुत तेज़ चिल्लाएंगे। और जब वो सैड होंगे तो उनकी आवाज़ बहुत स्लो निकलेगी, ठीक ना। तो वो बहुत क्या होंगे, स्लो चिल्लाएंगे। इसके अलावा अगर इमोशनल की बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से इमोशंस पे डिपेंड है आपके, कि आपके अंदर से कैसी इमोशंस, आपकी कैसी फीलिंग्स, भावनाएं बाहर आ रही है। तो आपकी पिच भी उसी के हिसाब से हाई और लो होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ पिच इज यूजफुल टू यूज
वैन एक्सप्रेसिंग इमोशन, यानी कि हम अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए पिच क्या है, बहुत उपयोगी है। यानी कि हम अगर इमोशन से ही जुड़ी हुई हैं, है ना, हमारी फीलिंग से ही जुड़ी हुई हैं, तो वो पिच की हाई और लोवेसिटी उसी पे डिपेंड करती है। अवर पिच राइजेज व्हेन वी आर एक्साइटेड, जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं तो क्या होता है, हमारी पिच का जो मतलब हमारे जो बोलने का टोन हो क्या होता है, हमारी पिच बहुत हाई हो जाती है। ठीक, हम दुखी होते हैं तो हमारी पिच यानी कि थोड़ा सा जो साउंड में होता है ना कि आवाज़ से लोग पहचान लेते हैं कि ये दुखी है, कि ये खुश है, कि ये सैड है, तो वही वाली चीज़ें हैं। जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे मुंह से बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ निकलती है, हमारी पिच हाई होती है। लेकिन वहीं पे हम दुखी होते हैं, हमें किसी बात का दुख होता है तो हमारी पिच स्लो हो जाती है। ठीक ना, और वही चीज़ है कि जो हम कहना चाहते हैं, और जब हम सैड होते हैं तो भी हमारी पिच लो हो जाती है। तो हमें पूरी तरीके से जो पिच है हमारी इमोशंस पे डिपेंड है, हमारी फीलिंग्स पे, हमारी भावनाओं पे डिपेंड है। हम जैसे होंगे वो हमारी स्पीच अपने आप अंदर से ऑटोमेटिकली डेवलप होगी और वो ऑटोमेटिकली निकलेगी। इसके लिए कोई आपको ट्रेनिंग या कोई पर्टिकुलर प्री प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी ना। अब अगर आप गुस्से में होंगे तो क्या होगा, तो आप चिल्ला पड़ेंगे तो आपकी पिच ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। फिर आप ऑप्टिमम होंगे, नॉर्मल नेचर में होंगे तो आपकी जो पिच होगी वो लो हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हमें प्रॉपर इस पिच का भी यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को हमें हाई और हर चीज़ को हमें लो करना, ऑप्टिमम पिच बैलेंस बना के चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, पॉज। पॉज का मतलब क्या होता है, रुकना, ठहराव या विराम भी बोल सकते हैं। हम पॉज देते हैं ना चीज़ों को बोलते बोलते, ऐसा तो नहीं है कोई भी चीज़ कंटिन्यू बोलते चले जाते हैं, पॉज। तो देखिए पॉज क्या लिखा हुआ है, पॉज आर मूवमेंट्स ऑफ साइलेंस बिटवीन द फ्रेजेस यूज्ड टू सेपरेट आइडियाज एंड ऑल्सो used for holding attention। ठीक ना, this is the particularly useful when giving formal presentations such as an oral reports or telling a story। देखिए पॉज तो मैं ये बोलूँगी कि जैसे किसी भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी सेंटेंस आप बच्चों से बात कर रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, तो आपको एक ही फ्लो में बात नहीं करनी, आपको कहाँ पे रुकना है, वर्ड्स के बीच में कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ विराम लगाना है, सेंटेंसेस के बीच में आपको कहाँ रुकना है। एक स्टैंजा पढ़ें तो दूसरा स्टैंजा पढ़ने से पहले आपको रुकना है, पॉज लगाना है। तो जैसी आपकी कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, आपके एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है, अप्रोप्रिएट पॉज आपको लगाना चाहिए जैसी भी आपको ज़रूरत है ना। साइलेंस जरूरी है। साइलेंस से क्या होता है कि अगर हम एक स्टैंजा पढ़ा दिए और उसका हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो दूसरे स्टैंजे पे जाने से पहले या दूसरे कंटेंट पे जाने से पहले हमें एक पॉज देना चाहिए, हमें एक साइलेंस देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे भी अटेंशन में रहते हैं और जो हमारी ऑडियंस होती है ना उसको भी अटेंशन मिलता है। अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको पता है ना कि ऐसा तो नहीं है कि एक चैप्टर हमने बड़ा सा उठा लिया तो इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद तुरंत हमने मीनिंग शुरू कर दी, फिर डेफिनेशन शुरू कर दिया, हमने पॉज दिया ही नहीं, है ना, पूरा लेसन खत्म हो गया। तो बच्चों को क्या समझ में आएगा, बच्चों को वहाँ की आपकी फ्लुएंसी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए कहीं भी कैसी भी कंडीशन हो हमको पॉज देना है सेंटेंस के बीच में, टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उनके बीच में गैपिंग होनी चाहिए। एक प्रॉपर जो भी लेसन हम पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे पॉज दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए पॉज क्या है, स्पीकिंग स्किल का एक नेसेसरी एलिमेंट है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे एक टॉपिक हमने पढ़ाया तो हमने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद हम रुके थोड़ा सा, पॉज दिया, हमने विराम दिया, रेस्ट दिया, उसके बाद हमने मीनिंग बताई, फिर पॉज दिया, फिर डेफिनेशन बताई, फिर पॉज दिया। तो इसी तरीके से करते करते हम लास्ट में कंक्लूजन पे आएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे हम ऑडियंस होते हैं तो सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर फाइनली जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है तो हम एक बाय और इस तरह की चीज़ों में करते हैं। तो वो भी क्या है, पॉज भी ज़रूरी है, एक ब्रेक भी ज़रूरी है ऑडियंस की अटेंशन को गेन करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी इट मीन्स समीपता, है ना, कि आप किस टाइप से कैसे लोगों के साथ कैसी प्रॉक्सिमिटी रखते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉक्सिमिटी इज द अमाउंट ऑफ पर्सनल स्पेस बिटवीन पीपल हु आर टॉकिंग। प्रॉक्सिमिटी क्या है, प्रॉक्सिमिटी पर्सनल स्पेस है बिटवीन द पीपल हु आर टॉकिंग, हु आर अननोन। जो भी आपके लिए पर्टिकुलर बंदा क्या है, हम यही बोल सकते हैं कि जिसको आप नहीं जानते हो और आपने उसे मार्केट में देख लिया है तो क्या उससे आप थोड़े डिस्टेंस से रख के बात करेंगे। फिर जस्ट इसका अपोजिट, अगर हम फैमिली में हैं तो उनसे हक करके बात करेंगे, अपने ब्रदर सिस्टर से बात करेंगे तो उन्हें थोड़ा सा परेशान करके बात करेंगे, तंग करके बात करेंगे या छेड़ करके बात करेंगे। तो यानी कि प्रॉक्सिमिटी आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं कि हमें किन चीज़ों के साथ कैसा कैसा गैपिंग रखना है। यानी कि अगर हम
फैमिली वालों के साथ बात कर रहे हैं तो हमारा जो रिलेशनशिप होगा, स्पेस होगा, वो क्या होगा, वो काफ़ी क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें रहते हैं हम। ठीक, वही नेबर होगा या कुछ होगा तो आप थोड़ा सा एक डिस्टेंस या स्पेस मेंटेन करके उससे बात करेंगे। तो इससे हमारा जो सोशल है, पर्सनल रिलेशनशिप है, पब्लिक रिलेशनशिप है, तो उन सब चीज़ों में क्या प्रॉक्सिमिटी बना के रखते हैं। फिर इसके अलावा जैसे मान लीजिए कुछ भी हम डिस्कशन करते हैं, या मान लीजिए कि कोई ड्रामा देख रहे हैं, इसके अलावा कोई एक्ट भी देख रहे हैं, तो उसमें गैप होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरा प्रॉपर चलता चला आ रहा है, प्रॉपर बोलते चले जा रहे हैं। तो समीपता, द रिलेशनशिप बिटवीन देम, देयर पर्सनालिटी एंड देयर कल्चर ऑफ द वेदर, द सिचुएशन इन पर्सनल, सोशल, पब्लिक विल ऑल अफेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो यानी कि जैसी नीडेड होती है आपको प्रॉक्सिमिटी, यानी कि समीपता, वैसा आप दिखाते हैं। ठीक ना। और प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, एक तरीके से आपको मेंटेन करना पड़ता है स्पीकिंग स्किल में। जब भी आप दे रहे हैं तो प्रॉक्सिमिटी से इतना मतलब है कि कौन सा शब्द आप दूसरे शब्द के साथ बोलेंगे, उनके बीच का गैपिंग क्या है। ठीक ना। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें बहुत इंटोनेशन हाई रखना पड़ता है, फिर स्ट्रेस भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है, यानी कि स्ट्रेस देना पड़ता है, यानी कि सामने वाले को क्या समझ में आए कि ये चीज़ पे आप एम्फेसिस कर रहे हैं। तभी ना आपकी ऑडियंस क्या होगी, आपको कनेक्ट करके रखेगी। जैसे जो स्पीकर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो शब्दों के बीच की जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो समझ के रखते हैं कि किस शब्द के बीच में कौन सा स्पेस देना है, कितना स्पेस देना है और कितना टाइम लेके बोलना है। तो इस तरीके से जो प्रॉक्सिमिटी है आपकी सोशल रिलेशनशिप को अलग करेगी, पर्सनल रिलेशनशिप को अलग करेगी, पब्लिक रिलेशनशिप को अलग करेगी। यानी कि जैसी प्रॉक्सिमिटी आपको आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए, नीड के अकॉर्डिंग चाहिए, वैसी प्रॉक्सिमिटी आप क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, देखिए प्रोनाउंसिएशन का मतलब है उच्चारण। यानी कि आपको क्या है, जो आपका उच्चारण है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, आपको बिल्कुल क्या रखना है, साफ रखना है, सरल रखना है, स्पष्ट रखना है और मधुर रखना है। मतलब आपको मीठा बोलना है, आपको अच्छा बोलना है, क्लियर बोलना है, क्रिस्प बोलना है। यानी कि मतलब क्रिस्प इन द सेंस कि जो आप बात बोल रहे हैं ना, सामने वाले को बिल्कुल समझ में आ जाए, उसको इतना सोचना ना पड़े, आपने बोल दिया और उसने क्या किया, लिसन कर रिसीव करके उस चीज़ को समझ लिया। तो ये होता है प्रोनाउंसिएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू द वे वर्ड्स आर सेड। सम यंगर पीपल्स may have difficulty in the pronunciation the sound in some words and will benefit from hearing those words modeled इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट। देखिए प्रोनाउंसिएशन में अगर हम अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे तो बच्चों का क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन बहुत गड़बड़ होता है। बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, टीचर्स उन्हें बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं, फैमिली वाले उन्हें बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं, तब जाकर उनका थोड़ा थोड़ा उच्चारण ठीक होता है। तो बस मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अपने शब्दों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल स्पष्ट रखिए, क्लियर रखिए, क्रिस्प रखिए, ताकि सामने वाले की को आप जो बोल रहे हैं बात वो समझ में आ जाए, उसको उतनी मेहनत ना करनी पड़े, आपको दोबारा सुनने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए इसके लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है लैंग्वेज या जो भी कर रहा है, तो उसका टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम शब्दों का उच्चारण क्या करें, बिल्कुल करेक्ट करें, बिल्कुल मॉडिफाई करें। तो ये स्पीकिंग स्किल का एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसलिए है कि अगर आपकी स्पीकिंग स्किल, आप प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होगा तो आपकी स्पीकिंग स्किल भी गड़बड़ होगी। ठीक ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मम्मी से हम कुछ सीखते हैं, तो जैसे कुछ लोग की क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन बचपन से जो चीज़ हम पढ़ते चले आ रहे हैं वो चीज़ तो हमारे प्रोनाउंसिएशन में अच्छी रहती है, उसका उच्चारण हम अच्छे से करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसका आचरण साफ सुथरा रहता है। लेकिन जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है तो हिंदी हम अच्छा बोल लेते हैं, और फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग की इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश के वर्ड्स बोल नहीं पाते हैं, है ना, उनके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो, जैसे श को श और स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, स को श पढ़ेंगे, श को स पढ़ेंगे। कुछ लोग जैसे फॉर एग्जांपल मैं वैन बोलूंगी तो वैन वी है ना, तो कुछ लोग भैन बोलते हैं, वैन को भैन बोलते हैं। तो क्या ये प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है, ये एग्जाम्पल है कि वैन को कुछ लोग भैन बोलते हैं। ठीक ना। तो इस तरीके वैन को भैन, तो वो वी अलग ही निकल गया, ये वी अलग ही निकल गया। तो ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है कि स्पीकिंग भी आपकी इंप्रूव नहीं होगी अगर आप उच्चारण ठीक से नहीं रखोगे तो। ठीक ना। उच्चारण का मतलब है कि जो भी आप कहना चाह रहे हो उसको सामने वाले को मीनिंगफुल लगे, उसको ये ना लगे कि आपके शब्द कहीं इधर उधर भटक रहे हैं और आप जो बोल रहे हो एग्जैक्टली वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये है हमारा प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंसिएशन एक हमेशा मॉडल की जो अगर हम बात करते हैं ना कि मॉडल इन द मीनिंगफुल कंटेक्स्ट, तो हम जो एग्जाम्पल लेते हैं ना कि हमें उन्हीं से प्रॉपर लैंग्वेज पढ़नी चाहिए जिनका लैंग्वेज पे अच्छा कमांड हो, और अगर उनका लैंग्वेज पे अच्छा कमांड नहीं है, वो प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पढ़ें, वो चीज़ों को सीखें और सीखने के बाद अपने प्रोनाउंसिएशन को एक्सप्लेन करें, अपने प्रोनाउंसिएशन को करें, बोलें। जितना वो बोलेंगे ना उनका प्रोनाउंसिएशन उतना शुद्ध होगा, यानी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनको अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आई कॉन्टैक्ट। तो आई कॉन्टैक्ट का मतलब है कि सामने वाले को देखकर बातचीत करना, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना, यानी कि
आई कॉन्टैक्ट इज द यूज इफ द आईज गेज इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपनी बात को बोल रहे हैं सामने वाले तक, तो आप आई टू आई कॉन्टैक्ट जरूर रखें। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है ना, सामने वाला बंदा भी इंटरेस्ट लेता है आपकी बात को सुनने के लिए, ठीक ना। और जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा आप अपने आई कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जैसे आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, चारों तरफ फैली, आपके लेफ्ट साइड, राइट साइड, मिडिल साइड, तो आपको सबको देखना चाहिए, सबकी आईज को देखना चाहिए, सब अप्रोप्रिएट आई कॉन्टैक्ट रखना चाहिए। तभी ना क्या होगा, आपकी बात को सामने वाला सुनने में इंटरेस्ट दिखाएगा। अदरवाइज तो आप बोलते चले जा रहे हैं, किसी को देख ही नहीं रहे, आप ऊपर देख रहे हैं, आप दाएं बाएं देख रहे हैं, मगर अपनी ऑडियंस को नहीं देख रहे हैं। तो ऑडियंस को क्या लगेगा कि इनके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है, इसलिए इधर उधर देख रहे हैं, हम लोगों से आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे। तो ये नहीं करना है आपको। बीइंग अगर आप इंडिविजुअली किसी को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, और बोल रहे हैं, तो उससे भी आई कांटेक्ट करके रखिए, ताकि उसको ये लगे कि हाँ, ये मुझे पढ़ाने में इंटरेस्टेड है या मुझे बोलने में इंटरेस्टेड है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर आप आई कांटेक्ट अच्छा नहीं रखते हैं तो सामने वाले को क्या लगेगा, इसको तो पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसको बोलने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को नहीं करना है, आपको अपना आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है द लेवल ऑफ आई कॉन्टैक्ट ऑफन डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द अफेक्ट्स बोथ द स्पीकिंग एंड द लिसनर। देखिए, एक तरीके का आई कॉन्टैक्ट रखना एक वो लेवल है जहां पे आपकी रिलेशनशिप डिपेंड्स करते हैं ना बिटवीन द कम्युनिकेटर, यानी कि जो अपनी बातों को कह रहा है तो उसका इफेक्ट सामने वाला जो सुन रहा है, लिसनर, स्पीकिंग और लिसनिंग पे पड़ेगा। यानी कि आप अगर अच्छे से आई कांटेक्ट करके बोलेंगे तो सामने वाला बंदा भी आपकी बात को इंटरेस्ट लेके सुनेगा। अदरवाइज तो क्या है, आप लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगा, कहीं ना कहीं फेस करेगा। जैसे टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो सारे बच्चों को देख के पढ़ाता है ना, आई कॉन्टैक्ट करके पढ़ाता है। टीचर क्लास में थोड़ा सा घूम के पढ़ाता है, थोड़ा सा विजिट करके पढ़ाता है, बच्चों के साथ आई कॉन्टैक्ट रखता है। और बच्चे भी क्या करते हैं, टीचर को देखते हैं, टीचर को स्टेयर करते हैं, टीचर के जेस्चर को देखते हैं, पोस्चर को देखते हैं, टीचर्स के फेस को देखते हैं, है ना, उसके हाथ पैर, हाव भाव, जो भी उसकी मुद्रा होती है, जो भी उसका एक्चुअल उस समय परफॉर्मेंस होता है, ओवरऑल सबको देखते हैं। तभी ना बच्चों को इंटरेस्ट आता है और तभी टीचर को इंटरेस्ट आता है क्लास में टॉपिक्स को पढ़ाने का। तो अगर आई कांटेक्ट नहीं रखेंगे वाइल स्पीकिंग, वाइल एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, मतलब एनीथिंग एल्स जो आप बोल रहे हो, आप सामने वाले से आई कांटेक्ट करके बैठो, तो ही आपकी क्या होगी, ऑडियंस बिल्ड होगी। अदरवाइज तो ऑडियंस को इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप कुछ भी बोलते रहिए, वो आधे लोग उठेंगे पॉपकॉर्न खाने चले जाएंगे, आधे लोग उठेंगे कोल्ड ड्रिंक पीने चले जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों, तो आप अगर अच्छा बोलेंगे ना तो सामने वाला अपनी कुर्सी पकड़ के बैठा रहेगा, तो वो हिलेगा नहीं यहाँ से। बस सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए। तो ये चीज़ जरूरी है। ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, मैंने पढ़ा दिए थे। आप चाहेंगे तो और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। और मैंने हेडिंग के फॉर्म में बताया, सारी हेडिंग को एक्सप्लेन भी किया, आप पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे मैंने आपको टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं, ठीक ना। 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप आराम से कर लीजिएगा। यूज ऑफ वॉइस, वॉल्यूम, इंट्रोडक्शन, पिच, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा पॉज, फिर प्रॉक्सिमिटी है, प्रोनाउंसिएशन है, इसके अलावा आपका लास्ट वाला आई कांटेक्ट है। तो बहुत कॉमन चीज़ें मैंने बता दी हैं, मैंने डिस्कशन भी कर दिया है, आपको दिक्कत नहीं होगा। आपकी इच्छा है आप और भी पॉइंट्स ऐड करिए, अदरवाइज आप इन पॉइंट्स को आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट विल गो ओके। और टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन, ओके। और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, नीडफुल रहा है, रिक्वायर्ड वाला है, तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। आज के लिए बस करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।